Hello my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a new lesson from your Hindi grammar book. The lesson name is भाषा और व्याकरण. भाषा और व्याकरण and the lesson number is 1. So open your Hindi grammar book. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड लेसन नंबर इज 1. तो बच्चों, हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलेगा? भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण का मतलब क्या होता है, ये सब हमें इस लेसन से सीखने को मिलेगा. तो बच्चों, जब मैं इस लेसन को पढ़ूंगी तो तुम लोग ध्यान से इस लेसन को समझने की कोशिश करना. अब यहाँ पर देखो बच्चों, जुड़िए और समझिए. इन चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपी है. चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए और कहानी को अपने शब्दों में बताइए. तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ चित्र दिया गया है ना? तो इन सारों चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपी है. बच्चों, पहले चित्र को देखो. यहाँ पर एक आदिम मानव क्या कर रहा है? हु हु हा हा करके कुछ बोल रहा है ना? तो इस चित्र में भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये जो आदिम मानव है ना, ये हु हु हा हा करके कुछ बोल रहा है. तो इससे क्या होता है? इस चित्र में भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. अब दूसरे चित्र को देखो बच्चों. यहाँ पर एक आदिम मानव पत्थर से पत्थर में कुछ चित्र अंकन कर रहा है ना? तो इस चित्र से भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. अब बच्चों, तीसरे चित्र को देखो. यहाँ पर एक आदिम मानव क्या कर रहा है? पत्थर को, दो पत्थर अपने हाथों में लेकर क्या कर रहा है? रगड़ रगड़ के आग लगाने की कोशिश कर रहा है. तो बच्चों, इस चित्र में से भी भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. अब चौथे चित्र को देखो बच्चों. यहाँ पर एक ऋषि क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है ना? तो इस चित्र में भी भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. अब पांचवें चित्र को देखो बच्चों. यहाँ पर एक पिता ने बेटे से पूछा है, बेटा क्या कर रहे हो? तब बेटे ने पिता से कहा, रोहित को पत्र लिख रहा हूँ. तो बच्चों, इस चित्र में से भी क्या हुआ है? भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. तो बच्चों, इन सारों चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपा हुआ है. बच्चों, अब यहाँ पर देखो. बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई. तो बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, तब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके कारण भाषा बनी. पशु पक्षी अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है. तो बच्चों, पशु पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं और अपने आवाज़ों से अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है. इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. तो बच्चों, अपने भावों और विचारों, भावों मतलब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है और विचार उत्पन्न होता है ना, भाव विचार उत्पन्न होता है, उस भाव विचार को भाषा के जरिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. भाषा के रूप,
विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण सुनकर सबने उसे बधाई दी। तो बच्चों, विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने क्या किया था? बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया, जिसके कारण सबने उसे बधाई दी थी। इस प्रसंग में मानसी ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और सबने सुनकर उसे बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रसंग में मानसी ने क्या किया? बोलकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाई थी और यह सुनकर सबने उसे बधाई दी थी। यह भाषा का क्या रूप है? मौखिक रूप है। तो बच्चों, जब हम बोलकर एक दूसरे तक बात पहुंचाते हैं ना, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, घर पहुंचकर मानसी ने विद्यालय का यह सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया। पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर मानसी को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। तो घर पहुंचकर मानसी ने क्या किया? मानसी ने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया था और पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई थी। और आरुषि ने क्या किया था? आरुषि ने भी एक पत्र लिखकर मानसी को बधाई दिया था। यह भाषा का क्या रूप है? लिखित रूप है। इस तरह भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा के कितने रूप हुए? दो रूप, मौखिक और लिखित। साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो बच्चों, भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। यह क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। भाषा के कितने कौशल हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, सुनना और बोलना मतलब जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उसे सुनना कहते हैं, और बोलना जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो उसे बोलना कहते हैं। तो ये सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना मतलब जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं या अथवा किसी विषय को लिखते हैं तो ये भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर देखो, राष्ट्रभाषा। अब हम सीखेंगे राष्ट्रभाषा क्या है। वह भाषा जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे मतलब राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। जापान की राष्ट्रभाषा क्या है? जापानी है। तो ये सब जो है हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, ये सब राष्ट्रभाषा है। मतलब राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों, आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी तक क्या हुआ है? राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब बच्चों, राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। जैसे तो बच्चों, राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। तो राजभाषा सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। स्पेन की राजभाषा क्या है? स्पेनिश है। रूस की राजभाषा क्या है? रूसी है। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है? राजभाषा है। बोली
भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। तो बच्चों, भाषा का एक अन्य मौखिक रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यह बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बोली बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। यहाँ पे बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियाँ हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। तो बच्चों, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के बोलियाँ हैं जो भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। तो बच्चों, यहाँ पर भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त हुए 22 भाषाएं दिए गए हैं। तो ये है हिंदी, कन्नड़, मराठी, सिंधी, असमिया, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बांग्ला, कंकोनी, ओड़िया, तेलुगु, बोडो, मैथिली, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, मलयालम, संस्कृत, गुजराती, मणिपुरी, संताली। तो ये सारे जो है ना भाषा, ये सारे भाषा भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त हुए हैं। लिपि, भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है और उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। तो यही चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है ना, कुछ भाषाएं दिया गया है और उसकी लिपियाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक उसी तरह संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी की भी देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल, पंजाबी की गुरुमुखी। तो ये सब भाषाओं के क्या है? लिपि है। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, विशेष यहाँ पर जो ये कुछ पॉइंट दिया गया है ना तुम लोगों को, ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, 14 सितंबर को क्या हुआ था? 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर को। और इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, हिंदी दिवस
कौन से तारीख में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। व्याकरण, बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो बच्चों, बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है ना। शीला गाना गा रहा है। कल जाना है रायपुर मुझे। मैंने तेरे से नाराज हूँ। परिश्रम का फल मीठा होता है। तो बच्चों, ये सारे जो है ना, ये उदाहरण दिए गए हैं। आपने चारों उदाहरण देखे। तुम लोगों ने तो चारे उदाहरण देखे हैं ना। सभी में कोई ना कोई अशुद्धि है। तो इन सारों उदाहरणों में से कोई ना कोई अशुद्धि छिपा हुआ है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ इस उदाहरण में क्या है? पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। मतलब यहाँ पर जो शीला है ना, यह एक लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रही होगा। शीला गाना गा रही है। तो यहाँ पर देखो, शीला गाना गा रही है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। अब दूसरे वाक्य में देखो। दूसरे उदाहरण में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। तो दूसरा वाक्य क्या है? कल जाना है रायपुर मुझे। इस वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, मतलब शब्दों को सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह वाक्य क्या होगा? मुझे कल रायपुर जाना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मुझे कल रायपुर जाना है। तीसरे वाक्य में देखो, तीसरे उदाहरण में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो तीसरे वाक्य में क्या है? मैंने तेरे से नाराज हूँ। तो यह शुद्ध वाक्य क्या है? मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने तेरे, यहाँ पर क्या होगा? मैं तुमसे नाराज हूँ। अब चौथे वाक्य में क्या है? चौथे उदाहरण में बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ है। तो परिश्रम का फल मीठा होता है। यहाँ पर देखो, शुद्ध वाक्य परिश्रम का फल मीठा होता है, दिखा है ना। परिश्रम, परिश्रम जो यहाँ पर शब्द है ना, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन शुद्ध वाक्य में क्या होगा? छोटी ई की मात्रा प्रयोग होगा ना। र पे छोटी ई की मात्रा प्रयोग होगा। तो परिश्रम का फल मीठा होता है। और मीठा शब्द में क्या है? म के आगे छोटी ई की मात्रा प्रयोग हुआ है, लेकिन ये गलत है। म में क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा प्रयोग होता है। यहाँ पर दिखा ना, मीठा। तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य सही है, मतलब शुद्ध है। क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। तो बच्चों, ये सारे वाक्य जो गलत है, हमें कैसे पता चला? व्याकरण के द्वारा हमें पता चला। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। हर भाषा के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। जब हम तो बच्चों, हर भाषा में क्या होता है? नियम होता है। और हम जब नियम का पालन करते हैं तो हर भाषा शुद्ध रूप में बोली जाती है और लिखी जाती है। व्याकरण ही हमें इन नियमों की
सही जानकारी देता है। तो व्याकरण ही हमें इन नियमों की सही जानकारी देता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, अब तुम लोग इस लेसन को अपने घर में अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करना।